दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे किन महिलाओं को चाहिए राजनीति में आरक्षण लेख के ऊपर। इस लेख में कमल भारती जी शंका जाहिर करते हैं कि कोटा विदिन कोटा के बगैर यदि इस तरह का कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो यह सिर्फ उन्हीं महिलाओं को संरक्षण प्रदान करेगा जो ऑलरेडी साधन, शक्ति और सुविधा संपन्न है। पिछली लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत पारित हुआ यह विधेयक ये साबित करता है कि 1997 में लिखे इस लेख में कमल भारती जी ने जो शंकाएं जाहिर की हैं वो निराधार नहीं थी। हालांकि इसमें एससी और एसटी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन ओबीसी वर्ग की महिलाओं को यहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। इन सभी चीजों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज हम जिस लेख के ऊपर चर्चा करेंगे उस लेख के ऊपर ही कमल भारती जी ने इस पुस्तक का नामकरण किया है। लेख है लोकतंत्र में दलितों की भागीदारी के सवाल। और ये लेख का जिक्र जो है भूमिका में कमल भारती जी ने किया था कि चंद्रभान जी का जो महाग्रंथ है विश्वासघात, उसकी समीक्षा है ये। चलिए, लोकतंत्र में दलितों की भागीदारी के सवाल। 1947 में अंग्रेजी राज से मुक्ति एवं 1950 में भारतीय गणराज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में मील के पत्थर हैं। भारतीय गणराज्य से उम्मीद थी कि वह भूखे शेर की तरह दकियानूसी समाज पर टूट पड़ेगा और अपने प्रताप से एक समता परक समाज का सृजन करेगा। पर भारतीय गणराज्य समाज के समक्ष नतमस्तक बना रहा। पराक्रम एवं आक्रामकता इसके चरित्र से क्रमशः विलुप्त होते गए और अब समाज के भार को ढोते रहना इसकी नियति सी बन चुकी है। ये पंक्तियां दलित शिक्षा आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष श्री चंद्रभान प्रसाद के हाल में प्रकाशित दलित आंकड़ों बैंक ग्रंथ विश्वासघात के आवरण की हैं, जिसके द्वारा कहा गया है कि ये ग्रंथ दलित दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का बेबाक विवेचन करता है। श्री चंद्रभान प्रसाद एक चर्चित और सुपरिचित नाम है। आप लगातार अंबेडकर नाम पर इन्हें सुन रहे हैं। दलित शिक्षा आंदोलन के रूप में इस दशक के आरंभ में जहां उन्होंने संपूर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया था और दलित छात्र शक्ति को पहली दफा संगठित करने का ऐतिहासिक कार्य किया था, वहां अंग्रेजी पत्रकारिता में भी उनके दलित चिंतन ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया था। उनका यह ग्रंथ, उनके अंग्रेजी ग्रंथ द बिट्रेयल व्हाट हैज इंडिपेंडेंट इंडिया डन फॉर दलित्स का हिंदी अनुवाद है, जिसे श्री दिनेश राम ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। मतलब ओरिजिनलिटी में ये अंग्रेजी में लिखा गया है और विश्वासघात नाम से इसका ये हिंदी अनुवाद है। लेखक के अनुसार 20वीं सदी की भारतीय राजनीति 4 विशिष्ट चरणों से होकर गुजरी है। पहला चरण आजादी के संग्राम काल का था, दूसरा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, तीसरा लोक कल्याण का तथा चौथा चरण सामाजिक पुनरुत्थान काल का है। पहले काल के विश्लेषण में लेखक का मत है कि 1930 के दशक में भारतीय आजादी के आंदोलन के साथ साथ कुछ अन्य संगठन भी उभर रहे थे, किंतु तमिलनाडु का ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, महाराष्ट्र का दलित मुक्ति संग्राम तथा मार्क्स अभियान मुख्य थे। मार्क्सवादी अभियान राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने की आरंभिक प्रक्रिया में था। वहीं पेरियार का ब्राह्मण विरोधी आंदोलन तथा डॉक्टर अंबेडकर का दलित मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की आजादी का प्रश्न उठाया था और सबसे पहले ही जाति के मुद्दे को राजनीतिक तौर पर उठाया था। उनका तर्क था कि देश की आजादी के साथ साथ दलितों को भी आजादी चाहिए। ये सामाजिक परिवर्तन के लिए पहली राष्ट्रीय स्तर पर आवाज थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने उठाई थी, किंतु गांधी जी का दृष्टिकोण इसके विरुद्ध था। वे सामाजिक परिवर्तन को देश की आजादी के बाद का मुद्दा मानते थे। फलतः भारत तो आजाद हो गया, परंतु एक निहायत दकियानूसी गैर बराबरी पर आधारित समाज व्यवस्था के साथ। दूसरे युग में लेखक ने नेहरू युग कहा है, क्योंकि आजादी के बाद नेहरू जी के नेतृत्व में ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हुआ था। नेहरू युग में भारतीय अर्थव्यवस्था का सृजन और विकास इस तरह किया गया कि समाज व्यवस्था को चोट न पहुंचे। उन्होंने भूमि हदबंदी कानून को सतही और अनमने भाव से लागू किया तथा हिंदू कोड बिल पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का साथ नहीं दिया।
तो इसके भी कई सारे पहलू हो सकते हैं। तीसरे चरण में लेखक का मानना है कि 1930 के दशक के समापन से पूर्व नक्सलवाद का उदय और कांग्रेस के विभाजन दो विशिष्ट राजनीतिक घटनाएं घटी थी। नक्सलवाद ने जमीन के सवाल उठाए और भूमिहीन तथा सीमांत लघु किसानों को आकर्षित किया। भारतीय राज्य ने नक्सलवादियों का दमन किया। इधर इंदिरा गांधी ने लोक कल्याण के 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 2 बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, 3 गरीबी हटाओ का नारा दिया और 4 भूमि हदबंदी की नई नीति के तहत भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए। किंतु 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया और जनता पार्टी ने सरकार बनाई। लेखक के मतानुसार जनता पार्टी शासन ने गरीबी हटाओ और भूमि सुधार को दरकिनार कर दिया। उसने शहरों और गांवों की विषमता को दूर करने पर सारा जोर दिया। उसने दलितों और अभावग्रस्त जनता के लिए कुछ नहीं किया। 1979 में जनता शासन का पतन हुआ और इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आ गई। उन्होंने बड़ी मात्रा में राजाओं, महाराजाओं, जागीरदारों, जमींदारों को सांसद बनाया तथा शहरी ग्रामीण विषमता को ही मुद्दा बनाकर व्यापक पैमाने पर ग्रामीण विकास योजनाओं का आरंभ किया। यद्यपि इंदिरा जी ने मंडल आयोग का कार्यक्रम आगे बढ़ाया, परंतु 1972 के शुरू किए गए भूमि सुधार के कार्यक्रमों को तिलांजलि दे दी। इस प्रकार इस युग में भी कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन के उठ रहे मुद्दे को दफन करने का कार्य किया। लेखक लिखता है कि भारतीय राजनीति के चौथे चरण में सामाजिक पुनरुत्थानवाद का विचार हिलोरे ले रहा था और ये विचार सामाजिक न्याय तथा सेक्युलरिज्म विद इन ब्रैकेट सांप्रदायिक सद्भाव जैसे लुभावने नारों के रूप में स्थापित किया जा रहा था। इधर बसपा की बढ़ती लोकप्रियता ने शासक वर्ग भयाक्रांत हो गया। भयाक्रांत इन अर्थों में कि वह व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की मांग करता है, इसलिए बसपा को दरकिनार कर दलित आवाज को पंचर करना शासक वर्गों की पहली प्राथमिकता बन गई। लेखक के अनुसार इस चरण में 3 कार्य प्रमुख रूप से किए जा रहे हैं। प्रथम, डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को विकृत करने की कार्यवाही, परोक्ष रूप से सत्ता में शूद्रों को बैठाने की कार्यवाही। शूद्रों से लेखक का अभिप्राय पिछड़ी जातियों के अगड़े वर्ग से है, क्योंकि शूद्र वर्ण व्यवस्था के चौथे स्तंभ रहे हैं तथा अवसर मिलने पर भी वैकल्पिक व्यवस्था की मांग नहीं करते और वर्तमान व्यवस्था में ही अपनी बेहतरी देखते हैं। इसलिए शूद्रों को गद्दी सौंप देना व्यवस्था से कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए शूद्रों को सत्ताहीन करने की योजना, वर्णों के ही शासन को बनाए रखने की नई योजना सामाजिक पुनरुत्थानवाद का विशिष्ट राजनीतिक पहलू है। मतलब ओबीसी सांसदों को चुनकर लाना और ओबीसी के नेतृत्व में समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना, ऐसा भ्रम फैलाना। लोकतंत्र में भागीदारी के सवालों पर चर्चा करते हुए लेखक ने दलितों की 3 मौलिक वंचनाओं का विवेचन किया है। यह है संपत्ति के संचय का अधिकार या उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और शस्त्र रखने का अधिकार। दलितों को इन तीनों अधिकारों से 2000 वर्षों से वंचित रखा गया है और आज भी लेखक का मत है कि इन अभावों को दूर करने का समुचित प्रयास नहीं हो रहा है। लेखक ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जहां भारतीय राज्य व्यवस्था ने देश की सामाजिक संरचना में हस्तक्षेप किया है। ये हस्तक्षेप सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरह के हैं। सकारात्मक हस्तक्षेप के क्षेत्र हैं, पहला आरक्षण, दूसरा जमींदारी प्रथा तथा भूमि हदबंदी कानून, तीसरा राज्य के नियंत्रण में सार्वजनिक उपक्रम की सर्जना, चौथा 1972 के बाद का भूमि हदबंदी कानून, पांचवा गरीबी उन्मूलन, छठा मंडल आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन। नकारात्मक हस्तक्षेप के अंतर्गत 3 क्षेत्र हैं। पहला पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा निजीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया और तीसरा कर्नाटक सरकार का भूमि सुधार कानून। तो
मतलब वो बता रहे हैं कि समाज में गरीबों के लिए और एससी, एसटी, ओबीसी लोगों के लिए क्या-क्या सुविधाएं थी और कौन-कौन सी ऐसी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए थी उस समय राजनीति में। यद्यपि आरक्षण ने दलितों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि लेखक के शब्दों में आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 दशकों के बाद भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ अन्य लोग ले जाते हैं। संयोग से राज्यसभा और राज्यसभा के राज्यों के उच्च सदनों में इस तरह के आरक्षण का प्राविधान नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2 स्तरों पर भूमि सुधार किया, संस्थागत और तकनीकी। तकनीकी सुधारों के तहत खाद तथा सिंचाई के साधनों आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया तथा संस्थागत स्तर पर बड़े भूखंडों पर हदबंदी करने और चकबंदी का निर्णय दिया। लेखक लिखता है कि इस सुधार में मौलिक दोष यह था कि भ्रांतिवश या धूर्ततावश जोतक और काश्तकार को एक ही मान लिया। अभी जोतक और काश्तकार क्या है आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कमल भारती जी। यदि काश्तकार जोतक भी थे, लेकिन गैर काश्तकार विद इन ब्रैकेट भूमिहीन कृषि मजदूर भी जोतक थे। अतः प्रथम चरण के इस भूमि सुधार में भूमि उन्हें मिल गई जो लगान पर जमींदारों से भूमि लेकर खेती करते थे। चूंकि दलित सामान्यतः भूमिहीन कृषि मजदूर थे, अतः उन्हें भूमि नहीं मिल पाई। लेखक के अनुसार भूमि सुधारों का दूसरा चरण भी मजाक में परिणत हो गया। प्रथम चरण के कानून के अंतर्गत केवल 23 लाख एकड़ भूमि ही अतिरिक्त पाई गई, जिसमें से केवल 13 लाख एकड़ ही वितरित की जा सकी। लेखक कहता है कि यह एक आश्चर्य का विषय बन गया कि बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में कोई अतिरिक्त भूमि नहीं पाई गई। भूमि सुधारों के तीसरे चरण में श्रीमती गांधी ने 1972 में बड़े जोत भूखंडों की हदबंदी की प्रभावशाली नीति बनाने हेतु मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें पुराने कानून के विरुद्ध 5 सदस्यों के परिवार को 1 इकाई मानने, उत्तम भूमि की अधिकतम सीमा 12 से 27 एकड़ तथा सूखे जोतों की अधिकतम सीमा 54 एकड़ निश्चित करने एवं अतिरिक्त भूमि 50% भाग को अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच वितरण करने का निर्णय लिया गया। लेखक का मत है कि यद्यपि 1972 का यह सम्मेलन भू स्वामित्व के क्षेत्र में समतावादी संबंधों के निर्माण से अपने मूल उद्देश्य में असफल रहा, परंतु इसने ग्रामीण संपत्ति पर उच्च वर्णों के वर्चस्व को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इस सम्मेलन के बाद जब विभिन्न राज्यों ने अपने भूमि हदबंदी कानूनों का पुनर्मूल्यांकन किया, तो सवर्ण भूस्वामी भी वयस्क भूस्वामी वर्ग में इसकी तेज प्रतिक्रिया हुई। लेखक के अनुसार उन्होंने अपने अवयस्क बच्चों को भी वयस्क घोषित कर तथा अनेक काल्पनिक सदस्यों की रचना कर उनके नाम अतिरिक्त भूमि आवंटित कर दी तथा अनेक भूस्वामियों ने संभावित सरकारी कार्रवाई के भय से तेजी से जमीनें बेचनी शुरू कर दी। लेखक कहता है कि इससे पिछड़े में अगड़े वर्गों ने लाभ उठाया और दलित जातियां यह मौका भी चूक गई, क्योंकि वे भूमि को खरीदने में सक्षम नहीं थी। मतलब सवर्णों ने जब अपनी भूमियां बेची तो ओबीसी में, जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट हुआ, क्योंकि जो गरीब हैं ओबीसी में भी, उनको इसका कोई लाभ नहीं मिला। सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में लेखक ने लिखा है कि सार्वजनिक उपक्रम की अधिकांश इकाइयां प्रभावशाली हाथों के अंतर्गत रुग्ण हो चली हैं और विकासमान इकाइयों से अर्जित लाभ का उपयोग जन कल्याण के लिए नहीं हो सका है। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र के विषय में ग्रंथ के लेखक ने अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन किया है। वे लिखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना में 2 बड़े लक्ष्य रखे गए थे: गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना की रूपरेखा डीपी धर ने तैयार की थी, जो गरीबी उन्मूलन, घरेलू उत्पाद में वृद्धि कर तथा जनसंख्या वृद्धि दर को घटाकर करने के पक्षधर थे।
लेखक कहता है कि ये कितना हास्यास्पद है कि जब गरीबी हटाओ का नारा देश के कोने कोने में गूंज रहा था तो श्री सुब्रमण्यम को हटाकर श्रीधर को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। श्री सुब्रमण्यम खुली बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी तथा कृषि और सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में संलग्न उत्पादकों के पास संसाधनों की कमी को गरीबी का प्रमुख कारण मानते थे। मतलब रिसोर्स ही नहीं होंगे तो आगे तरक्की कैसे होगी। लेखक लिखता है कि गरीबी का कारण निम्न वृद्धि दर को न मानना नेहरू मॉडल को एक चुनौती थी, जिससे घबराकर श्रीमती गांधी ने श्री सुब्रमण्यम को हटाकर श्रीधर को नियुक्त किया, जिन्होंने निम्न वृद्धि दर और बढ़ती हुई जनसंख्या को ही गरीबी का कारण माना। कि मतलब इनकम कम है और लोग जो है वो बहुत ज्यादा हैं। इसी प्रसंग में मानव दिवसों की राजनीति पर लेखक की टिप्पणी अत्यंत सटीक और यथार्थ है। वे लिखते हैं कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की सरकार गरीबों को निम्न श्रेणी का अनुदानित चावल प्रदान करती है। बिहार में जनता दल की सरकार दलितों को प्रत्येक वर्ष धोती साड़ी प्रदान करने की बात करती है और संघीय सरकार गरीबों को विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजातियों को अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत मानव कार्य दिवस प्रदान करती है। ये काम तो जो है संघीय सरकार आज भी कर रही है। अच्छे अच्छे स्लोगन्स और अच्छे अच्छे नाम रख देने चाहिए, चाहे योजना एकदम फुस हो। लेखक अपना मत व्यक्त करता है कि इस दान भाव से जो निश्चित होता है वह ये कि वंचित रखने का अद्भुत तरीका या इरादा शासक वर्णों ने निश्चित कर लिया कि गरीबों को गरीब ही रखा जाए। उनकी तकदीर में लिखा है कि वे निम्न श्रेणी का चावल खाएंगे, निम्न श्रेणी का कपड़ा पहनेंगे और सदैव के लिए धूल माटी में कार्य करने वाले श्रमिक बने रहेंगे। लेखक प्रश्न करता है कि तेलुगु देशम जनता दल और कांग्रेस के बीच गरीबों के कल्याणार्थ प्रस्तावित योजना में क्या पूर्ण राजनीतिक संगति है। मतलब ऊपर से देखने से ये अलग अलग योजनाएं लग सकती हैं, लेकिन यदि आप बारीकी से इसका अध्ययन करें तो लगता है कि सभी ने अलग अलग नाम से एक जैसी योजनाएं लागू कर रखी हैं। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। लेख लंबा है, इसको हम अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। इसी के साथ आप मुझे आगे दीजिए, लेकिन इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।